ENBA अवार्ड्स की बात करेंगे, क्योंकि ENBA अवार्ड्स में एबीपी गंगा ने धूम मचा दी है। ENBA यानी कि एक्सचेंज फॉर मीडिया न्यूज ब्रॉडकास्टिंग अवार्ड में एबीपी गंगा पर अवार्ड्स की बारिश हुई है और आपके अपने न्यूज चैनल एबीपी गंगा का ENBA अवार्ड में जलवा देखने को मिला। दरअसल 5 गोल्ड और 2 सिल्वर ENBA अवार्ड एबीपी गंगा को मिले हैं। तमाम वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एबीपी गंगा के प्राइम टाइम शो बात तो चुभेगी को 2 ENBA अवार्ड्स मिले। बात तो चुभेगी को मिला है बेस्ट प्राइम टाइम शो नॉर्दर्न रीजन का अवार्ड और इसके साथ साथ बात तो चुभेगी को बेस्ट करंट अफेयर प्रोग्राम नॉर्दर्न रीजन हिंदी का भी ENBA अवार्ड मिला है। और हमारे खास शो यूपी का मूड क्या है को बेस्ट अर्ली प्राइम टाइम शो नॉर्दर्न रीजन का ENBA अवार्ड मिला। एबीपी गंगा को मिला बेस्ट न्यूज कवरेज नॉर्दर्न रीजन का भी अवार्ड। मुख्तार अंसारी को रोपड़ से बांदा जेल तक लाने की कवरेज को लेकर एबीपी गंगा को बेस्ट न्यूज कवरेज नॉर्दर्न रीजन का अवार्ड भी मिला है। और इसके साथ साथ एबीपी गंगा के एंकर राजेंद्र देव को बेस्ट एंकर का ENBA अवार्ड मिला। इसके अलावा एबीपी गंगा के संपादक रोहित सावल को बेस्ट एडिटर ऑफ द ईयर के सम्मान से सम्मानित किया गया। और साथ ही साथ ये जो तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं, इसके साथ एक और जानकारी आपको दें। एबीपी नेटवर्क के CEO अविनाश पांडे को CEO ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। तो एबीपी गंगा का एबीपी नेटवर्क का जलवा देखने को मिला ENBA अवार्ड में। और चलिए अब कुछ और खबरों की बात करते हैं। यूपी में योगी सरकार आने के बाद लगातार एक्शन में दिखाई दे रही है सरकार। योजनाओं के क्रियान्वयन पर भी काम हो रहा है और अब प्रदेश में रिटायर्ड होने वाले कर्मचारियों को पेंशन जारी होने वाली दिक्कतों को यूपी सरकार खत्म करने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सुबह 11 बजे ई पेंशन पोर्टल का उद्घाटन करने जा रहे हैं। इसकी शुरुआत करेंगे। इस पोर्टल के शुरू होने के बाद फायदा होगा, रिटायरमेंट के बाद पेंशन और अन्य भुगतान के लिए कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने होंगे कर्मचारियों को। रिटायर्ड होने के 3 दिन में खाते में पेंशन की रकम होगी। बताया ये भी जा रहा है कि आज के इस कार्यक्रम में सभी मंडलायुक्त और डीएम भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे। उनके साथ हर जिले से 50 से लेकर 100 पेंशनर भी कार्यक्रम में जुड़ेंगे। किस तरीके से उन्हें फायदा मिल सकता है इस पोर्टल के जरिए वो समझेंगे। तो आज बड़ा दिन उन तमाम लोगों के लिए है। लोक भवन में पोर्टल का उद्घाटन कार्यक्रम होने वाला है और कितनी तैयारी की गई है इस कार्यक्रम के लिए, अनुभव शुक्ला मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अनुभव, क्योंकि पेंशनर्स के लिए आज बड़ा दिन है, पोर्टल का भी उद्घाटन होने जा रहा है, तो कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी दीजिएगा। क्या इसका मकसद है ये भी बताइएगा। देखिए, बिल्कुल जैसा आपने भी कहा, एक बड़ी शुरुआत है और बड़ी शुरुआत इसलिए है कि तकरीबन अगर हम देखें उत्तर प्रदेश में तो 16 लाख के आसपास राज्य कर्मचारी हैं। इसके अलावा आप देखिए तो तकरीबन 2.5 से 3 लाख ऐसे हैं जो केंद्रीय पेंशनर्स हैं। तो बहुत बड़ी संख्या है इनकी। और अगर हम वैसे पेंशनर्स की बात कर लें तो बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। अभी क्या स्थिति है कि अगर आपको पहली पेंशन लेनी तो आपको कोषागार में जाना ही होगा और फिजिकली रूप से वहाँ पर आपको मौजूद होना पड़ेगा। पर इन सारी समस्याओं का समाधान इस पोर्टल के बाद होगा। ये जो ई श्रमिक पोर्टल आज से शुरू होने जा रहा है। और इतना ही नहीं, जब कोई भी कर्मचारी रिटायर होने वाला रहेगा उससे 6 महीने पहले वो इस पोर्टल पर जाकर अप्लाई कर देगा कि मेरी रिटायरमेंट की डेट ये है और उसको पेंशन और ग्रेच्युटी दोनों चीज़ें रिटायरमेंट से 3 महीना पहले ही मिल जाएंगी। तो कितनी बड़ी व्यवस्था ये की जा रही है आप सोचिए, और कितना बड़ा जो डाटा है वो सरकार के पास इकट्ठा होगा। 16 लाख से ज़्यादा राज्य कर्मचारी हैं उत्तर प्रदेश में और पेंशनर्स की अगर इनकी संख्या जोड़ देते हैं तो ये तकरीबन 26 लाख के आसपास पहुंच जाती है संख्या। तो कहीं ना कहीं बहुत मददगार है जो कर्मचारी हैं उनके लिए। और उनको जगह जगह नहीं भटकना पड़ेगा, अलग अलग जगहों पर नहीं जाना पड़ेगा, सिर्फ उनको रजिस्टर्ड कर देना है, पंजीकरण अपना करा देना है और उसके बाद सारी चीज़ें जो हैं वो चाहे अलग अलग विभागों का ही हो पर उस पोर्टल पर सारी चीज़ें एक साथ एक जगह मिल जाएंगी। हम कह सकते हैं कि ये पूरा सिंगल विंडो सिस्टम रहेगा जहाँ पर उसको एम्प्लॉय को अपनी सारी जानकारी देने के बाद 3 महीना पहले रिटायरमेंट से ही उसको पेंशन ग्रेच्युटी क्या है, कैसे मिलेगी, वो सारी चीज़ें मिल जाएगी। और इतना ही नहीं, हर महीने कैसे उसको पेंशन मिलेंगी, क्या अपडेशन रहेगा, फीडबैक क्या रहेगा, हर एक चीज़ की जानकारी इस पोर्टल पर मिल पाएगी।
चलिए अनुभव, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे कुछ खबरों पर अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। यूपी में बढ़ती तपिश के साथ बिजली की किल्लत भी लोगों को लगातार परेशान कर रही है, लेकिन आज से इससे कुछ राहत मिलने वाली है। वो इसलिए क्योंकि सरकार ने लोगों के लिए बड़ा इंतजाम कर दिया है। दरअसल गर्मी के मौसम में बिजली की डिमांड और सप्लाई के बीच की कमी को दूर करने के लिए सरकार ने एक शॉर्ट टर्म एग्रीमेंट किया है और आज से शॉर्ट टर्म एग्रीमेंट के जरिए 2000 मेगावाट अतिरिक्त बिजली मिलने वाली है। इस बिजली को डोमेस्टिक कस्टमर्स के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। सिक्किम और हिमाचल प्रदेश से 400 मेगावाट हाइड्रो पावर ली जाएगी। मध्य प्रदेश में 325 और राजस्थान से 283 मेगावाट बिजली मिलने की उम्मीद है। तो थोड़ी बहुत राहत आपको मिल सकती है और उसके लिए सरकार ने एक शॉर्ट टर्म एग्रीमेंट किया हुआ है और इसके अलावा 2000 मेगावाट बिजली अतिरिक्त मिलेगी। ये पूरा प्रोसेस क्या है, किस तरीके से फायदा पहुंचेगा, अनुभव बताएंगे। अनुभव, विस्तार से बताइएगा कि कितनी राहत मिल सकती है कस्टमर्स को। देखिए, बिल्कुल ये राहत देने की तैयारी, क्योंकि इस बार देखिए जिस तरीके से गर्मी पड़ रही, चिलचिलाती गर्मी, 43-44 डिग्री तक टेम्परेचर जा चुका है और ऐसे में जो बिजली की डिमांड है वो तकरीबन 22,500 मेगावाट तक पहुंच गई और एक दो दिन पहले तो ये 23,000 मेगावाट तक चली गई। यानी ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। तकरीबन 3 से 4 सालों में इतनी डिमांड कभी रही नहीं। और उसी बीच क्या हुआ, हरदुआगंज का जो प्लांट है वहाँ की 2 यूनिट 650 मेगावाट यूनिट की वो बंद हो गई। इसके अलावा 2 प्लांट और मेजा का एक बंद हो गया, वो भी 610 मेगावाट का था। तो तकरीबन 2200 मेगावाट जो उत्तर प्रदेश का अपना जनरेशन था, उत्पादन था बिजली का, वो ठप हो गया। अब जब वो ठप हो गया तो कहीं ना कहीं जो डिमांड और सप्लाई थी उसमें अंतर आ गया। पर अब ये जिस तरीके से देखिए पावर परचेज एग्रीमेंट होता है राज्यों के बीच और केंद्र से भी बिजली ली जाती है, यानी जिन राज्यों के पास उपलब्धता होती बिजली की वो पावर परचेज बैंक में जमा करते हैं और जिनको ज़रूरत होती है वो वहाँ से लेते हैं। तो इसी स्कीम के तहत यूपी सरकार अब बिजली लेने जा रहा है। कुछ मध्य प्रदेश से भी बिजली मिलेगी, कुछ हिमाचल से भी बिजली मिलेगी। इसके अलावा जो केंद्रीय हम जिसको कह रहे हैं पावर परचेज बैंकिंग जो सिस्टम है उससे तकरीबन 950 मेगावाट बिजली मिलेगी। तो कुल आप देखिए, और पारीछा से 115 मेगावाट और जनरेशन होगा, तो कुल ये तकरीबन 2200 मेगावाट बिजली हो जाएगी और इतने का ही लगभग डिमांड में और सप्लाई में अंतर है, इतने मेगावाट का। तो इसके बाद आज के बाद माना जा रहा है कि जो स्थिति खराब है, यानी बहुत जगहों पर जो अघोषित कटौती हो रही, जो रोस्टर के मुताबिक बिजली नहीं मिल पा रही है, वो इस परचेज के बाद, इस एग्रीमेंट के बाद जब बिजली आ जाएगी तब लोगों को मिलने लगेगी। और ख़ुद मुख्यमंत्री ने कहा था कि किसी भी स्थिति में, किसी भी कंडीशन में जो बिजली की निर्बाध आपूर्ति उसको जारी रखा जाए। तो इसीलिए अब ये सारी कवायद की जा रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया अनुभव, तमाम जानकारी के लिए, तमाम अपडेट के लिए। और आगे बढ़ेंगे और बात पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की कर लेते हैं, क्योंकि अगर आप पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से सफर करने की सोच रहे हैं आज से, तो अब आपको अपनी जेब ढीली करनी होगी। आज से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर टोल वसूला जाएगा। जी हां, आज से आपको टोल देना होगा। यूपीडा ने टोल वसूली के लिए कुल 13 पॉइंट भी बना दिए हैं। इनमें गाजीपुर के हैदरिया और लखनऊ के गोसाईगंज के महोरा कला में 2 बड़े टोल लगाए गए हैं। इसके अलावा बीच के एंट्री पॉइंट पर 11 छोटे टोल हैं। एक्सप्रेसवे पर बीच में कहीं से भी सफर शुरू करने वालों को भी टोल देना होगा, वो भी नहीं बच सकते। कुल टोल टैक्स 833 रुपए का होगा, लेकिन आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की तरह पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर टोल टैक्स में 25% की राहत दी जाएगी। इस हिसाब से जो वास्तविक टोल टैक्स है वो 625 रुपए होगा, यानी कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से अगर आप सफर करेंगे तो 625 रुपए आपको देने होंगे। आज से ये लागू हो रहा है और यूपीडा की तरफ से ये नियम लागू किए गए हैं। 625 रुपए अब आपको देने होंगे। अब आप आराम से नहीं गुजर सकते, आप टोल का भुगतान करेंगे तो ही आगे बढ़ सकते हैं। अगर बीच से भी आप अगर सफर को शुरू करते हैं तो वहां भी आपको टोल देना होगा। तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर फ्री सफर खत्म हो चुका है। क्या अहम जानकारी है वो भी जान लीजिए, ग्राफिक्स के जरिए अब आपको बताएंगे। आज से एक्सप्रेसवे पर सफर के लिए देना होगा आपको टोल टैक्स। इसके अलावा यूपीडा ने टोल वसूली के लिए कुल 13 पॉइंट्स तैयार किए हैं। इन 13 पॉइंट्स पर टोल का भुगतान आपको करना होगा। हैदरिया और गोसाईगंज के महोर कला में 2 बड़े टोल प्लाजा बनाए गए हैं, 2 बड़े टोल टैक्स जहां पर आपको भुगतान करने होंगे। बीच के एंट्री की अगर हम बात करते हैं तो बीच के एंट्री पॉइंट पर बनाए गए हैं 11 छोटे टोल
और कहीं भी अगर बीच से आप सफर शुरू करते हैं तो भी आपको टोल टैक्स देना होगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का कुल टोल टैक्स 833 रुपए का होगा, लेकिन आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की तरह इस पर इंतजाम किया गया है और 25% की राहत आपको दी जा रही है। और ऐसे में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर टोल टैक्स जो होगा वो 625 रुपए का होगा, यानी कि आपको 625 रुपए कुल भुगतान करने होंगे। इसके अलावा कुछ और जानकारी देते हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर टोल की दरें क्या होंगी ये भी देख लीजिए। कार, जीप या हल्की अगर गाड़ी से आप सफर करते हैं तो 675 रुपए आपको भुगतान करने होंगे। हल्के व्यावसायिक गाड़ियों की बात की जाए या मिनी बसेस की बात की जाए तो 1065 इसकी दर रखी गई है। बस और ट्रक की बात करते हैं तो ये देखिए, ये थोड़ा ज्यादा है, 2145 ये दरें तय की गई हैं। और इससे भी ज्यादा जो भारी वाहन है यानी कि भारी निर्माण कार्य वाली जो गाड़ियां हैं उनको 3285 रुपए देने होंगे। भारी कंटेनर वाली गाड़ियों की बात की जाए जिससे माल ढुलाई होती है उन्हें 4150 रुपए देने होंगे। तो ये दरें हैं, ये टोल टैक्स जो कि आपको भुगतान करने हो सकते हैं। तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर जो सफर करते हैं उनके लिए ये ध्यान देने वाली खबर है, क्योंकि अब ये आसान नहीं होगा यहां से सफर करना। अब आपको टोल टैक्स चुकाना होगा। क्या दरें हैं, क्या नियम है, वो तमाम चीजें हमने आपके सामने रखी। और अब आपसे जुड़ी एक और अहम खबर की बात कर लेते हैं। कल और परसों अगर आप बैंक जाने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपको जरूर देखनी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि 3 मई तक बैंक बंद रहने वाले हैं। आपको ये भी बता दें कि कल यानी कि 2 मई को भगवान श्री परशुराम की जयंती है, जिसकी वजह से बैंकों का कामकाज नहीं होगा, जबकि 3 मई को ईद की वजह से बैंक को बंद रखा जाएगा। इसके अलावा आज एक तो रविवार है, जबकि आज मजदूर दिवस भी है, लिहाजा इसलिए भी बैंक बंद है। लेकिन 2 दिन और आपको बैंक से अगर कामकाज है तो आपको रुकना होगा। आप ऑनलाइन जो पेमेंट है, ऑनलाइन कामकाज है बैंक का, वो तो कर सकते हैं, लेकिन बैंक में कामकाज नहीं होगा, यानी कि 3 तारीख तक बैंक बंद है। बड़ी खबर का रुख करेंगे। उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी ने नगर निकाय के चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। ये बड़ी जानकारी है। पार्टी सभी वार्ड सदस्य, चेयरमैन और मेयर का चुनाव लड़ने की तैयारी में है। साथ ही पूरे प्रदेश में 6 महीने के भीतर 10,000 तिरंगा शाखा बनाएगी आम आदमी पार्टी। 1 जुलाई से इसकी शुरुआत होगी और 30 घरों पर एक मोहल्ला प्रभारी भी बनाया जाएगा। तो आम आदमी पार्टी का ये प्लान है और देखिए किस तरीके से तैयारी की जा रही है, उसकी जानकारी भी हम आपको दे रहे हैं। नगर निकाय चुनाव की ये तैयारी है आम आदमी पार्टी की। पार्टी सभी वार्ड सदस्य, चेयरमैन और मेयर का चुनाव लड़ने की तैयारी में है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि पूरे प्रदेश में 6 महीने के भीतर 10,000 तिरंगा शाखा बनाएगी आम आदमी पार्टी। 1 जुलाई से इसकी शुरुआत होगी और 30 घरों पर मोहल्ला प्रभारी भी बनाया जाएगा। आम आदमी पार्टी का ये प्लान है और किस तरीके से ये पूरी प्लानिंग हो रही है, क्या तैयारी है, वो हम आपको लगातार बता रहे हैं। दरअसल निकाय चुनाव की तैयारी में आम आदमी पार्टी जुटी। सभी पार्षद, चेयरमैन और मेयर का चुनाव आम आदमी पार्टी लड़ेगी, ये साफ है। 6 महीने में एक और बड़ा प्लान ये है कि 10,000 तिरंगा शाखा भी बनाएगी आम आदमी पार्टी और 1 जुलाई से इसकी शुरुआत भी कर दी जाएगी। इसके अलावा 30 घर में एक को मोहल्ला प्रभारी बनाएगी आम आदमी पार्टी। अपने संगठन को मजबूत करने की ये कवायद है और इसी कड़ी में देखिए निकाय चुनाव से इसकी तैयारी शुरू की जा रही है। 1 जुलाई से एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रही है आम आदमी पार्टी। 6 महीने में यूपी में 10,000 तिरंगा शाखा बनाने का प्लान है आम आदमी पार्टी का। और अब खबर मऊ से है, जहां मऊ में मंत्री संजय निषाद ने रात्रि भ्रमण किया और रात्रि भ्रमण के दौरान उन्होंने दलित के घर पर भोजन भी किया। साथ ही साथ संजय निषाद ने एक घायल शख्स को एसडीएम की गाड़ी से अस्पताल भेजा। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। मंत्री संजय निषाद ने बताया कि इस गांव में बहुत ही ज्यादा समस्याएं हैं, जिसको लेकर संबंधित अधिकारियों को तुरंत उसके निराकरण के निर्देश हैं। तो मऊ में मंत्री संजय निषाद ने रात्रि भ्रमण किया। ये निर्देश मुख्यमंत्री के हैं कि शनिवार और रविवार को आप अपने एक क्षेत्र में पहुंचे और वहां पर जाकर लोगों की समस्याओं को सुने। हमें तो बहुत मिली हैं, अधिकारी हैं, इन्हें डांट भी लगाई गई, इन्हें समय सीमा के अंतर्गत उस काम को करने के लिए कहा गया। इससे प्रथम में तो सड़क नहीं, इस गाँव में आने जाने का रास्ता नहीं है। कुछ लोगों ने उसे
ऐसे संज्ञान में आया कि कुछ लोगों ने उसे कब्जा कर रखा, उसे खाली कराएंगे। और यहाँ एक समिति बनाई गई, इसमें लाइन है, मतलब पोल गड़ गए हैं, लाइन तो इसमें तार नहीं है, मीटर लगे हुए हैं और ऐसे में बिल आ रहा, तो ऐसे संबंधित अधिकारी को जांच बनाई गई कि ऐसा क्यों हुआ, उसके खिलाफ कार्रवाई की। और चलिए बात करते हैं सपा सांसद शफीकुर रहमान वर्क की, जो कि अक्सर विवादों में रहते हैं। उनका एक और बयान सामने आया है जो कि आगे आने वाले वक्त में विवाद की वजह बन सकता है। असल में उनका एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो मस्जिद में लोगों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि मुसलमान एक हो जाओ, इस समय मदद का वक्त है। डकैती डालकर एक दूसरे की जेबें खाली मत करो, बल्कि एक दूसरे की मदद करो। अब ये बयान आने वाले समय में विवाद को बढ़ा सकता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। सारे मुसलमानों को एक करते हुए देखकर मैं तो सिर्फ अल्लाह ताला से एक दुआ कर रहा हूं कि अल्लाह ताला सारे मुसलमानों को एक करते हुए देखकर। और चलिए इस बीच आपको एक बड़ी खबर दे दे। गार्डन गैलेरिया मॉल में युवक की हत्या के मामले का सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है और अब हम आपके सामने ये सीसीटीवी फुटेज भी रखेंगे। बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है। इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लगातार आगे कार्रवाई बढ़ रही है और चलिए अब आपको ये सीसीटीवी फुटेज हम भी दिखाने जा रहे हैं, जिसमें आप देख पाएंगे कि किस तरीके से उस दिन पूरी ये घटना हुई थी। वारदात का सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है। इस मामले में कई गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं, लेकिन दरअसल घटना हुई क्या थी उसको लेकर सीसीटीवी फुटेज पुलिस के पास है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अब आगे की कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि ब्रजेश राय नामक युवक की हत्या कर दी गई थी। बिल को लेकर विवाद हुआ था, उसी बिल के विवाद में एक युवक की हत्या कर दी गई थी जिसका नाम ब्रजेश राय था और उसकी हत्या के बाद से कई कार्रवाई भी हुए, कई कार्रवाई की गई। अंकित मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अंकित, सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है, क्या कुछ अब तक पुलिस की तरफ से बातें सामने आ रही है इसके बाद? जी देखिए, आपको बता दूं एबीपी गंगा के पास इस समय एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज है। आपको बता दूं पुलिस लगातार सीसीटीवी फुटेज को छुपाती है, लेकिन आप तस्वीरों में देख सकते हैं वहां पर बकायदा जो ब्रजेश राय है, अब से पहले बिल विवाद को लेकर चर्चाएं थी, बातें थी, लेकिन बिल के बाद भी एक बात और सामने आती है। जो ब्रजेश राय है, जब उनकी आपस में बहस होती है सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है, तो वो कहीं ना कहीं जो मैनेजर, जो पब के मैनेजर हैं और जो गार्डन गैलेरिया के बाउंसर, तस्वीरों में देखा जा सकता है कि जो लंबे ठाड़े खड़े हुए हैं वो बाउंसर हैं जो वहाँ पे मौजूद हैं और वहाँ पर जो है वो वीडियो बनाते हैं, जिसके बाद जो मैनेजर है वह ब्रजेश राय पे ताबड़तोड़ एक के बाद एक जो है हाथापाई शुरू कर देते हैं, उनसे लड़ना शुरू कर देते हैं। इसके बाद सब लोग मिलकर किस तरीके से बेरहमी से बाउंसर वह पब के जो संचालक हैं वह किस तरह से मार पिटाई कर रहे हैं, साफ साफ सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है। इस फुटेज से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसके बाद आखिर कितना बेरहमी से उस ब्रजेश। अच्छा ठीक है अंकित, सीसीटीवी फुटेज हमने दर्शकों के सामने रख दिया है। एक बात बताइएगा, जो ब्लेजर में शख्स दिखाई दे रहा है क्या वही ब्रजेश राय है और जो अन्य लोग हैं वो कौन है? क्या ब्रजेश राय के साथ वाले लोग हैं या सिर्फ वो तमाम कर्मचारी हैं? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो तस्वीरों में ब्लैक कलर की शर्ट पहन के जो बकायदा वीडियो बना रहे हैं वो ब्रजेश राय है। और आपको बता दूं कि आप तस्वीरों देख सकते हैं कि जो मैनेजर है, जो पब मैनेजर है, जो कोट पहने है, उसने कैसे ब्रजेश राय पर जो है मार पिटाई शुरू की थी। और वहीं साथ ही साथ जो बाउंसर, आपको पुलिस द्वारा 2 बाउंसरों को गिरफ्तार कर लिया है। अंकित रोकूंगी आपको। सीसीटीवी फुटेज लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और देखिए अब ये जो सीसीटीवी फुटेज है उससे पूरी तरीके से साफ है कि हमला किसने किया था। जो ब्लैक शर्ट या टी शर्ट में जिस व्यक्ति को आप देख रहे हैं जो पहले बात करने के लिए आगे आ रहा है, ये देखिए, ये जो शख्स आगे आया है वही ब्रजेश राय है जो पहले फुटेज बना रहा था अपने मोबाइल में, लेकिन एकदम से लॉस्ट लेमन के कर्मचारी आते हैं या मैनेजर हैं शायद ब्लेजर में, वो आगे बढ़ते हैं, कहा सुनी होती है, मारपीट हो जाती है और उसके बाद किस तरीके से बाउंसर पीट रहे हैं ब्रजेश राय को वो आप देख रहे हैं। बिल को लेकर ये पूरा विवाद हुआ था, वहां पर सबसे पहले देखिए बात हो रही थी, फिर एक ब्लेजर में शख्स सामने आता है, उसके साथ हाथापाई होती है और उसके बाद देखिए किस तरीके से एक के बाद एक करके तमाम जो कर्मचारी हैं, बाउंसर हैं, वो ब्रजेश राय पर हमला करने लगते हैं
और उसके बाद ये जो सीसीटीवी फुटेज आप देख रहे हैं वो शायद एरिया से थोड़ा दूर का है, इसलिए बहुत क्लियर नहीं है कि उसके बाद क्या होता है। लेकिन इसी मार पिटाई के बाद ब्रिजेश राय की हत्या हो जाती है, ब्रिजेश राय की मौत हो जाती है। लेकिन इस सीसीटीवी फुटेज से बहुत सारी बातें भी सामने आ रही हैं, किस तरीके से उस दिन घटना हुई थी, क्योंकि बिल को लेकर ये विवाद हुआ था। कुछ बातचीत करने के लिए ब्रिजेश राय वहां पर पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें कुछ सही नहीं लगता है, इसलिए वो चाहते हैं कि कुछ सबूत अपने मोबाइल में वो कैद कर ले और शायद अगर शिकायत करनी हो तो आगे इस बात की वो शिकायत कर सकते थे, लेकिन उतना मौका उन्हें मिला ही नहीं। वो मोबाइल से तस्वीरें बना रहे थे और उसी वक्त मैनेजर या कोई और कर्मचारी जो लॉस्ट लेमन पब का है वो आगे बढ़ता है और उनके साथ हाथापाई हो जाती है। अंकित लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अंकित, जिस तरीके से सीसीटीवी फुटेज में हम देख पा रहे हैं कि ब्रिजेश राय आगे बढ़ते हैं और उसके बाद जो व्यक्ति उनके सामने आता है जो ब्लेजर में है, वो कौन है? वो लॉस्ट लेमन पब का क्या मैनेजर है या कोई और शख्स है? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि लॉस्ट लेमन पब के जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं, जो राइट साइड में नीले कलर के जो कपड़े पहने सब लॉस्ट लेमन पब के मैनेजर है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं जो ब्रिजेश राय के कुछ दोस्त भी थे मौजूद जो वहाँ खड़े हैं, जो इस विवाद को होने से पहले जो है मामले को शांत करते सीसीटीवी फुटेज साफ देखा जा सकता है। वहीं आपको मैं ये भी बता दूं कि जो तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो ग्रीन कलर के बाद में दो लोग आते हैं वह मॉल सिक्योरिटी के बाउंसर हैं। जी, मैं आपको वही बाउंसर हैं जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया। ये वही बाउंसर है जिनकी पिटाई से ब्रिजेश राय की हत्या हुई है, ब्रिजेश राय की मौत हुई है। इन बाउंसरों ने जैसे वहाँ पे जिस तरीके से मैनेजर ब्रिजेश राय पे थप्पड़ मारते हैं, हाथापाई शुरू करते हैं, बाउंसर आगे बढ़कर तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से इनको घेर लेते हैं और वहाँ पर बकायदा लात घूंसे मारना शुरू कर देते हैं। देखिए, इसके बाद का सीसीटीवी वहाँ पर नहीं है, लेकिन इस सीसीटीवी फुटेज से यह साफ हो गया है कि किस बेरहमी से इन लोगों ने ब्रिजेश राय को पीटा होगा कि उसकी हत्या हो गई, क्योंकि ब्रिजेश राय अकेले पिटते नजर आ रहे हैं। तो बिल्कुल एकदम से सभी लोग उन पर टूट पड़ते हैं। अंकित, लेकिन एक बात बताइए, क्योंकि ब्रिजेश राय जैसा कि आप भी बता रहे हैं कि सीसीटीवी फुटेज में आप देख पा रहे हैं और हम भी देख पा रहे हैं कि वो आगे बढ़ते, क्या उससे पहले वो तस्वीरें कैद कर रहे थे? क्या कुछ और बात हुई थी क्या जिस वजह से वो सबूत इकट्ठा कर रहे हो, लेकिन इतना मौका नहीं मिला कि वो तस्वीरों को कैद कर पाए अपने मोबाइल में? उससे पहले हमला हो गया। ये जो पूरी वारदात है, इस वारदात में कई पहलू सामने आए हैं। उसी में पहले एक पहलू था बिल का, कि बिल को लेकर बात हुआ था। उसके बाद इन लोगों ने पेमेंट कुछ की थी और बाहर आकर जो मैनेजमेंट है इनको बाहर खींच के लाए थे कुछ लोग इनके साथी उस समय भी अंदर मौजूद थे। अब उसी के बाद जब विवाद बढ़ना शुरू हुआ तो आप तस्वीरों में देखिए ब्रिजेश अपने आप साइड हो जाते हैं और वो जब विवाद इनका बढ़ रहा था तो तस्वीरों को मोबाइल में कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगा कि अब विवाद बढ़ने वाला है, ये विवाद लड़ाई में होने वाला है, ये मैनेजर जो कर्मचारी है कहीं ना कहीं हाथापाई करने वाले हैं। तो वो जब उनकी आपस में बातें होती है तो ब्रिजेश राय कोने में खड़े होकर बाकायदा अपना मोबाइल निकालते हैं और निकालने के बाद वीडियो बनाना शुरू करते हैं, फोटो खींचना शुरू करते हैं। शायद कहीं ना कहीं उन्होंने सोचा होगा कि अगर आगे चल के कोई हाथापाई होती है तो वे साक्ष्य के तौर पे अपने पास तस्वीरों को रख सके कि शुरुआत इन लोगों ने की थी, ना कि हमने की थी। लेकिन देखिए, कहीं ना कहीं मैनेजर को यह बात गुजरी नहीं और मैनेजर ने जब जैसे ही देखा कि मोबाइल में फोटो खींच रहे हैं तो मैनेजर बिना उनसे बात करे उनसे हाथापाई शुरू कर देते हैं। जी, लेकिन अंकित ये जो तस्वीर हम देख रहे हैं, जो सीसीटीवी फुटेज है, वो पब के बाहर की शायद ये तस्वीर है। तो उसी वक्त क्या पब के बाहर ये लड़ाई पूरी हुई और उसके बाद इतनी ज्यादा मारपीट हुई कि ब्रिजेश राय की हत्या हो गई? कितने बजे का ये सीसीटीवी फुटेज है, कुछ जानकारी है क्या? देखिए, लगातार हम सोर्स से हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस द्वारा सीसीटीवी फुटेज जो अंदर का सीसीटीवी फुटेज है वो पूरे से जो है दिखाई नहीं गया है। लेकिन हमने सोर्स से सीसीटीवी फुटेज सामने आया, यह पब के सामने का सीसीटीवी फुटेज है। वही बात करें, लगभग बताया जा रहा है 10:40 के आसपास का ये पूरा मामला शुरू हुआ था। जी, तो अंकित उस वक्त तो मॉल में वैसे ही लोग होते हैं, पार्टियां चलती रहती है, उस वक्त तो काफी लोग होंगे। अगर ये बाहर हत्या हुई है तो फिर तो ये काफी सारे लोगों के सामने ये हत्या हुई है। जी देखिए, बिल्कुल बताया ये भी जा रहा है कि जब ये झगड़ा हुआ काफी लोग वहाँ मौजूद थे, आसपास काफी लोग इकट्ठा हुए थे, क्योंकि जिस तरीके से ये हाथापाई शुरू हुई है, आप तस्वीर देखिए, कुछ लोग जो कुछ लोग हैं वो भी आने लगे हैं, वो भी देख रहे हैं। लेकिन
अब इसके बाद आखिर क्या हुआ, लोगों ने जब बोलना नहीं चाहा या क्या रहा, इसकी तो अभी तक पुलिस लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है। पुलिस ने टोटल 8 लोग को गिरफ्तार कर चुकी है। वहीं इसमें नामदर्ज जो सीसीटीवी फुटेज है, इसी के आधार पुलिस गिरफ्तारी करी है। बताया ये भी जा रहा है कि टोटल 9 लोग इसमें शामिल थे, तो 8 लोग जो नामदर्ज थे उन सबको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसमें एक जो तोमर थे, उन जो फरार चले थे, उनको पुलिस ने कल गिरफ्तार कर लिया है। तो पुलिस का दावा यह है कि कोई भी पहलू, कोई भी इस घटना पे हम लोग पीछे नहीं है, और साथ साथ ब्रजेश राय को इंसाफ दिलाने के लिए हम लगातार जो अपराधी हैं उनकी गिरफ्तारी कर रहे हैं, उसमें कोई भी कटौती नहीं कर रहे हैं। जी चलिए अंकित, आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से तस्वीरों को दर्शकों के सामने हम रख रहे हैं, जब तो एक एक जो चीजें हैं उसमें जिस पर गौर करने वाली चीजें हैं वो बताते हैं। देखिए किस तरीके से ये जो सीसीटीवी फुटेज आप देख रहे हैं वो गार्डन गैलेरिया मॉल के अंदर की है, लेकिन लॉस्ट लेमन पब जो है उसके बाहर की ये तस्वीर है। हालांकि शायद बताया जा रहा है कि कुछ फुटेज अंदर की भी है जो कि पुलिस ने रिवील नहीं की है, लेकिन ये जो सीसीटीवी फुटेज आप देख रहे हैं, दूसरी तरफ जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो ब्रजेश राय की तस्वीर देख रहे हैं। एक तरफ हम आपको लगातार सीसीटीवी वीडियो दिखा रहे हैं, बाउंसरों की किस तरीके से गुंडागर्दी सामने आई वो आप देख सकते हैं। ब्रजेश राय देखिए किस तरीके से एक ब्लैक शर्ट में व्यक्ति आगे आता है और वो मैनेजर से कुछ बात करना चाहता है, लेकिन उससे पहले वो चाहते हैं कि मोबाइल में कुछ तस्वीरों को कैद कर ले, क्योंकि स्थिति उनको वहां की कुछ अच्छी नहीं लगती है। कहासुनी काफी हो गई थी, बिल को लेकर विवाद बढ़ा था, लेकिन इतना मौका नहीं दिया गया ब्रजेश राय को कि वो बातचीत कर पाए। मैनेजर आगे बढ़ता है, मारपीट शुरू कर देता है, और उसके बाद एक के बाद एक करके जो कर्मचारी हैं वो भी टूट पड़ते हैं। और इतने में जो आप ग्रीन टी शर्ट में व्यक्ति को देख रहे हैं वो बाउंसर बताए जा रहे हैं। 2 या 3 लोग हैं जो आप देख पा रहे हैं बाउंसर्स को, जो कि ग्रीन टी शर्ट्स में हैं। उन्होंने हमला कर दिया ब्रजेश राय पर। लेकिन सवाल इस बात का है कि अगर ये पूरी घटना बाहर हुई थी 10 बजे का, अगर ये सीसीटीवी फुटेज है, अगर मान लीजिए कि अगर 11 बजे 12 बजे का भी ये सीसीटीवी फुटेज भी है, तो भी उस वक्त मॉल में काफी लोग मौजूद रहे होंगे, फिर ये घटना कैसे हो गई ये भी सवाल है। लगातार ये आपको सीसीटीवी फुटेज हम दिखा रहे हैं और इससे जो भी जुड़ी जानकारियां हैं वो आपके सामने रखते रहेंगे।